क्या होगा अगर हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी आर्थिक गलती, मतलब वो गलती है जिस पर हम सबसे ज्यादा गर्व करते हैं, वो सपनों का घर जिसे हम अपना सबसे बड़ा एसेट मानते हैं और जिसके लिए हर महीने अपनी आधी सैलरी ईएमआई में दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या हो अगर वो घर असल में हमें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा हो? आज के इस डीप डाइव में हम इसी असहज करने वाले सच का सामना करने वाले हैं। और ये सच उस विचारधारा से निकल कर आता है जिसने पर्सनल फाइनेंस की पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। मेरा मतलब है रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से। सही कहा। और आज हमारे पास जो भी नोट्स और आर्टिकल्स हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ पैसे कमाने के कुछ नए तरीके खोजना नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। हमारा असली मिशन तो उस मनोविज्ञान को डिकोड करना है जो एक अमीर इंसान की सोच को, मतलब एक संघर्ष करने वाले इंसान की सोच से अलग करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस मनोविज्ञान के सबसे शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। पैसे को लेकर हमारी जो भी कंडीशनिंग होती है वो अक्सर हमारे बचपन से शुरू होती है। हाँ, हमारे घर के डाइनिंग टेबल से, जहाँ हम अपने माता पिता को पैसे के बारे में बात करते हुए सुनते हैं। बिल्कुल। और लेखक ने अपने जीवन के दो बिल्कुल विपरीत पिताओं का उदाहरण देकर इसे बहुत अच्छे से समझाया है। एक तरफ उनके सगे पिता थे जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, है ना? मतलब उन्होंने बाकायदा पीएचडी कर रखी थी। हाँ, वो अत्यधिक शिक्षित थे। लेकिन उनकी सलाह वही थी जो हर मध्यम वर्गीय घर में गूंजती है कि मेहनत से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, ताकि एक बड़ी और सुरक्षित कंपनी में नौकरी मिल सके। हाँ, और दूसरी तरफ उनके दोस्त माइक के पिता थे जिन्हें उन्होंने रिच डैड कहा। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ 8वीं पास थे। सच में सिर्फ 8वीं पास? हाँ, लेकिन वो आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। उनका नजरिया एकदम अलग था। वो कहते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम अपनी खुद की एक अच्छी कंपनी खड़ी कर सको और लोगों को नौकरी दे सको। दोनों ही पिता मेहनत और पढ़ाई पर जोर दे रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात अटकती है। मतलब हम हमेशा से सुनते आए हैं कि अच्छी शिक्षा का सीधा मतलब है अच्छी कमाई। बिल्कुल, समाज हमें यही तो सिखाता है। तो फिर पुअर डैड, जो एक पीएचडी होल्डर थे, वो पूरी जिंदगी आर्थिक तंगी में क्यों रहे? उच्च शिक्षा और वित्तीय सफलता के बीच ये इतनी बड़ी खाई क्यों है? देखिए, इसका जवाब हमारी शिक्षा प्रणाली के बुनियादी डिजाइन में छिपा है। स्कूल और कॉलेज हमें अकादमिक और पेशेवर कौशल सिखाते हैं। मतलब एक बेहतरीन इंजीनियर या डॉक्टर बनाना सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन वे कभी वित्तीय शिक्षा नहीं देते। जब महीने की पहली तारीख को सैलरी बैंक अकाउंट में आ जाती है, उसके बाद उस पैसे का असल में क्या करना है, ये कोई सिलेबस नहीं बताता। ये तो है। मैं इसे एक वीडियो गेम की तरह देखता हूँ। मान लीजिए दो लोग एक ही वीडियो गेम खेल रहे हैं। अच्छा, कैसा गेम? मतलब एक खिलाड़ी बस लेवल पार करके गेम में बने रहने की कोशिश कर रहा है, यानी अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहा है। हाँ हाँ। जबकि दूसरा खिलाड़ी खुद उस गेम कंसोल का मालिक बनने की रणनीति बना रहा है। पुअर डैड के पास डिग्री थी, वो पैसे के लिए कड़ी मेहनत करना जानते थे, लेकिन पैसे से अपने लिए काम करवाना नहीं जानते थे। पैसे से काम करवाना, ये बहुत ही सटीक बात कही आपने। यहाँ इसे समझने के लिए एक दिलचस्प रूटक का इस्तेमाल करते हैं। पैसे को केवल कागज के टुकड़े मानने के बजाय अगर हम हर एक रुपए को अपना एक कर्मचारी मान लें। ओके, हर रुपया एक कर्मचारी है। हाँ, तो जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है वो अपने इन कर्मचारियों को बाहर भेजता है एक नया फोन या महंगे जूते खरीदने के लिए, और वहां वो कर्मचारी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। मतलब पैसा खर्च हो गया और बात खत्म। बिल्कुल। लेकिन जो अमीर सोच वाला व्यक्ति है वो अपने कर्मचारियों को बाहर भेजता है ताकि वो काम करें और नए कर्मचारियों को पकड़ कर ला सके। अरे वाह, ये रूपक तो उस बुनियादी फर्क को बहुत सटीकता से पकड़ता है। अमीर अपने पैसे को काम पर लगाता है ताकि वो और पैसा बनाए। हाँ, और यहीं से तय होता है कि लोग अपनी कमाई का करते क्या हैं, क्योंकि बचपन की कंडीशनिंग ही ये तय करती है कि बड़े होकर हम एसेट्स खरीदेंगे या लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज, ये शब्द हमने अकाउंटिंग में बहुत सुने हैं। लेकिन यहाँ लेखक ने इनकी जो परिभाषा दी है वो किताबी परिभाषा से काफी अलग है। बहुत अलग और बहुत ही व्यावहारिक है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो एसेट यानी संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। हाँ। जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, स्टॉक्स या कोई बिजनेस। बिल्कुल। और लायबिलिटी यानी दायित्व वो है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। और यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं ना। हाँ, वे लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट मान बैठते हैं। एक कार का ही उदाहरण लीजिए, जिसे हम शान से अपना एसेट बताते हैं। वो शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का एक बड़ा हिस्सा खो देती है। सही कहा। उसके बाद उसका इंश्योरेंस, पेट्रोल और मेंटेनेंस लगातार आपकी जेब से पैसा निकालता रहता है। वो पैसा सोखने वाली एक मशीन है।
रुको रुको, कार की बात तो समझ आती है कि वो एक खर्च है, लेकिन अगर एक बड़े घर को लायबिलिटी कहा जाए तो ये बात आसानी से गले नहीं उतरती। मुझे पता था आप ये सवाल उठाएंगे। मतलब समाज में हर कोई अपना घर होने को जीवन का सबसे बेहतरीन निवेश मानता है। बैंक भी उसे एसेट की श्रेणी में रखता है। हाँ, बैंक तो रखेगा ही। अगर मैं अपनी आय को एक पानी की बाल्टी मान लूं तो घर तो उस बाल्टी का आकार बढ़ा रहा है ना, उसमें एक ठोस मूल्य जोड़ रहा है, फिर वो लायबिलिटी कैसे हुआ? चलिए इसी बाल्टी वाले उदाहरण को थोड़ा और गहराई से देखते हैं। जब एक बड़ा घर खरीदा जाता है तो क्या वो घर हर महीने उस बाल्टी में नया पानी डाल रहा है? नहीं, वो सीधे तौर पे पैसा तो नहीं दे रहा। बिल्कुल नहीं। असल में वो घर उस बाल्टी के तल में एक बड़ा सा छेद कर देता है। छेद? वो कैसे? ये तो बहुत डरावना लग रहा है। देखिए, हर महीने जाने वाली ईएमआई के रूप में, प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में, घर के रखरखाव, बीमा और बिजली पानी के भारी भरकम बिल के रूप में। हाँ, खर्चे तो बहुत होते हैं घर के साथ। तो ये सारा पानी यानी आपका नकद पैसा हर महीने उस छेद से बाहर बह रहा है। जब तक वो घर किराए पर नहीं चढ़ा है और उससे कोई नकद आमदनी नहीं हो रही है, तब तक वो सिर्फ एक सफेद हाथी है जो आपकी कमाई खा रहा है। लेकिन बैंक उसे एसेट जरूर कहता है। हाँ, लेकिन वो बैंक का एसेट है, आपका नहीं, क्योंकि ईएमआई का पैसा हर महीने आपकी जेब से निकलकर बैंक की जेब में जा रहा है। ये बात तो सही है, लेकिन अगर उस घर की कीमत 10 या 15 साल बाद बढ़ जाती है, तब तो वो एसेट हुआ ना, तब तो मुझे मुनाफा होगा। देखिए, ये एक अटकल है। 15 साल बाद कीमत बढ़ेगी, ये भविष्य की उम्मीद है, लेकिन उन 15 सालों तक हर महीने जो नकद पैसा यानी कैश फ्लो आपकी जेब से बाहर जा रहा है, वो वर्तमान की कठोर सच्चाई है। अच्छा, तो लेखक का पूरा तर्क इसी कैश फ्लो पर टिका है? बिल्कुल। जो चीज वर्तमान में आपका पैसा सोख रही है, वो लायबिलिटी है। समस्या ये है कि मध्यम वर्ग अपनी सारी जमा पूंजी इसी एक छेद वाली बाल्टी में फंसा देता है। और जब बाल्टी खाली होने लगती है तो क्या होता है? उस छेद को भरने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ओवर टाइम करना पड़ता है, और यहीं से चूहा दौड़ यानी रैट रेस की शुरुआत होती है। रैट रेस, ये एक ऐसा चक्र है जो कभी खत्म नहीं होता, और मेरे ख्याल से इसे चलाने वाले दो बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक ईंधन हैं, डर और लालच। सही पकड़ा आपने। मतलब बिल न भर पाने का डर। बिल्कुल। महीने के अंत में ईएमआई न चुका पाने का डर, समाज में पीछे छूट जाने का डर। ये डर इंसान को एक ऐसी नौकरी में टिकाए रखता है जिसे शायद वो पसंद भी नहीं करता। वो डर उसे हर सुबह उठकर काम पे जाने के लिए मजबूर करता है। और फिर जब महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है तो डर की जगह लालच ले लेता है। हाँ, मतलब नया पैसा देखकर नई इच्छाएं जागती हैं, एक बड़ा टीवी, एक और छुट्टी, या शायद एक और बड़ी कार। और मजे की बात यह है कि ये सारी चीजें फिर से नई लायबिलिटीज है। वे इन चीजों को खरीदते हैं जिससे उनका खर्च बढ़ जाता है। खर्च बढ़ता है तो बिल न भर पाने का डर फिर बढ़ जाता है। बिल्कुल। उस डर को शांत करने के लिए फिर से काम, फिर प्रमोशन, फिर ज्यादा पैसा, और फिर लालच के कारण और बड़ा खर्च। ये तो एक अंतहीन लूप बन गया। हाँ, लेकिन अमीर लोग इस खेल को समझते हैं। वो पैसे के लिए काम करना बंद कर देते हैं। वे अपना समय उन कर्मचारियों यानी एसेट्स को बढ़ाने में लगाते हैं जो सोते समय भी उनके लिए पैसा कमा सके। जैसे रेंटल प्रॉपर्टीज हो गई या स्टॉक्स हो गए। हाँ, या कोई ऐसा बिजनेस जो बिना उनकी सक्रिय मौजूदगी के चल सके। तो अगर इस चक्र से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एसेट्स बनाना है तो लोग इसे समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि उनके पास वित्तीय साक्षरता नहीं है। लेखक ने इस वित्तीय साक्षरता को हासिल करने के लिए 4 मुख्य स्तंभों की बात की है। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट की समझ और कानून। बिल्कुल, ये चारों मिलकर एक व्यक्ति की वित्तीय बुद्धिमत्ता का निर्माण करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग का मतलब सिर्फ टैक्स भरना या हिसाब रखना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक बैलेंस शीट को देखकर तुरंत ये पहचान लेना कि पैसा असल में कहाँ से आ रहा है और कहाँ लीक हो रहा है। और इन्वेस्टिंग का मतलब है पैसे से पैसा बनाने की रचनात्मक रणनीतियां ढूंढना। सही कहा। और मार्केट को समझना मतलब सप्लाई और डिमांड को पढ़ना, दुनिया को किस चीज की जरूरत है और उसे कैसे पूरा किया जा सकता है। लेकिन जो चौथा स्तंभ है, कानून, वो शायद सबसे पेचीदा लगता है मुझे। खासकर टैक्स का खेल। आमतौर पर लोग मानते हैं कि टैक्स का नियम सबके लिए एक समान है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को बढ़ाती है। मतलब जितना कमाओगे उतना टैक्स दोगे, ऐसा नहीं है। नहीं, एक व्यक्ति और एक कंपनी यानी कॉरपोरेशन पर लगने वाले टैक्स के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कैसे? इसे ऐसे समझिए, एक आम नौकरी पेशा व्यक्ति पहले पैसा कमाता है,
उस पर तुरंत सरकार टैक्स काट लेती है और जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उससे वो अपना घर चलाता है। हाँ, टीडीएस के रूप में सैलरी तो अकाउंट में आने से पहले ही कट जाती है। यही कैच है। लेकिन अमीर लोग इस नियम से नहीं खेलते। वे कंपनियों के जरिए काम करते हैं। एक कॉरपोरेशन पहले पैसा कमाता है, फिर उसमें से अपने सारे जरूरी खर्च करता है। मतलब जैसे मीटिंग्स हो गई, यात्राएं, गाड़ियां, व्यवसाय से जुड़े खर्चे। बिल्कुल। और जब सब कुछ खर्च हो जाता है तो अंत में जो शुद्ध मुनाफा यानी नेट प्रॉफिट बचता है, केवल उस पर टैक्स दिया जाता है। अरे वाह, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। ग्रॉस इनकम पर टैक्स देना बनाम नेट इनकम पर टैक्स देना। हाँ, अमीर लोग उस कानूनी ढांचे का चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे सरकार ने खुद बनाया है। इस कानूनी समझ के बिना संपत्ति बनाना तो सच में लगभग असंभव लगता है। और इसी से जुड़ा एक और विचार है जिसे किताब में कहा गया है, माइंड योर ओन बिजनेस, यानी अपना काम खुद करें। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अक्सर जब हम किसी से पूछते हैं कि उनका बिजनेस क्या है, तो जवाब मिलता है कि मैं बैंकर हूं या मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं। लेकिन वो उनका पेशा है ना, उनका काम है, बिजनेस नहीं। वो असल में किसी और के बिजनेस में एक कर्मचारी मात्र है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी के 40-50 साल सिर्फ किसी और बॉस को अमीर बनाने में लगा देते हैं? कड़वा सच है, लेकिन हाँ, अगर मैं अपनी नौकरी में दिन रात एक कर रहा हूं तो वो मेरी मेहनत से मेरा एसेट कॉलम नहीं, बल्कि उस कंपनी के मालिक का एसेट कॉलम बड़ा हो रहा है। बिल्कुल। देखिए, नौकरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आपकी नौकरी से मिलने वाला हर एक रुपया सिर्फ लायबिलिटीज की ईएमआई भरने में जा रहा है, तो काम किसके लिए हो रहा है? बैंक के लिए। हाँ, आप बॉस के लिए काम कर रहे हैं ताकि सैलरी मिले, सरकार के लिए काम कर रहे हैं ताकि टैक्स भर सकें, और बैंक के लिए काम कर रहे हैं ताकि ईएमआई चुका सकें। तो फिर हमारा अपना बिजनेस कब शुरू होता है? आपका अपना बिजनेस तो तब खड़ा होता है जब आप उस सैलरी का एक हिस्सा निकालकर स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किसी छोटे स्टार्टअप में लगाते हैं। वो आपका एसेट कॉलम है। असल में वही हमारा असली बिजनेस है। तो समीकरण बहुत साफ है, लायबिलिटीज कम करो और जो पैसा बचे उसे एसेट्स में डालो ताकि वो पैसा आपके लिए काम करे। गणित एकदम सीधा है। फिर भी दुनिया के 90% लोग इस गणित को अपनी जिंदगी में लागू क्यों नहीं कर पाते? अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी है तो बाधा कहाँ है? जब हम नोट्स के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं तो समझ आता है कि इसका जवाब कोई एक्सेल शीट या फॉर्मूला नहीं दे सकता। इसका जवाब पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। बिल्कुल, मनोविज्ञान ही वो अदृश्य दीवार है। वापस उन दोनों पिताओं के उदाहरण पर चलते हैं। हाँ, पुअर डैड और रिच डैड। जब कोई महंगी चीज खरीदनी होती थी तो पुअर डैड एक बहुत ही आम वाक्य बोलते थे, मैं इसे नहीं खरीद सकता। और मजे की बात यह है कि ये वाक्य बोलते ही दिमाग काम करना बंद कर देता है। एक फुल स्टॉप लग जाता है, आगे सोचने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। सही कहा। लेकिन रिच डैड ने अपने घर में इस वाक्य पर सख्त पाबंदी लगा रखी थी। इसकी जगह उन्हें पूछना होता था, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ये सिर्फ शब्दों का फेरबदल नहीं है ना? नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग के बंद दरवाजों को खोल देता है। ये दिमाग को एक काम सौंपता है, उसे रचनात्मक होने और समाधान ढूंढने पर मजबूर करता है। ये सोच का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। लेकिन सिर्फ सही सोच होना काफी नहीं है। किताब 5 ऐसी स्पष्ट बाधाओं का जिक्र करती है जो रास्ते में आती हैं। हाँ, डर, संदेह, आलस्य, बुरी आदतें और अहंकार। बिल्कुल, इनमें रिस्क को लेकर डर और संदेह सबसे आम है। हाँ, गरीब और मध्यम वर्ग पैसा खोने के डर से इतना ग्रस्त रहता है कि वो रिस्क से पूरी तरह बचना चाहता है। वे अपने पैसे को बैंक के सेविंग्स अकाउंट में डालकर खुद को सुरक्षित मानते हैं। जबकि असली सच्चाई ये है कि महंगाई की दर उस पैसे की क्रय शक्ति को हर दिन चुपचाप कम कर रही है। बिल्कुल, अमीर जोखिम से भागते नहीं है, वे वित्तीय ज्ञान हासिल करके उस जोखिम को मैनेज करना सीखते हैं। लेकिन इन बाधाओं में जो तीसरी बाधा है, आलस्य, उसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहाँ जिस आलस्य की बात हो रही है वो सोफे पर लेटकर टीवी देखने वाला आलस्य नहीं है। ये है व्यस्त रहने वाला आलस्य, यानी बिजी लेजीनेस। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक रक्षा तंत्र है। लोग उन चीजों से बचना चाहते हैं जो उन्हें असुविधाजनक लगती हैं। इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साफ देख सकते हैं। मान लीजिए किसी को अपने निवेश के पोर्टफोलियो की समीक्षा करनी है या कोई नया कौशल सीखना है, जो कि एक मुश्किल और शायद बोरिंग काम है। बिल्कुल,
तो इंसान क्या करता है, वो अचानक से कहेगा, अरे मुझे तो आज पूरे घर की सफाई करनी है। हाँ, या वो ऑफिस में फालतू की मीटिंग्स और ईमेल्स में खुद को इतना उलझा लेगा कि रात तक थक जाए। वो खुद को व्यस्त रखकर असल में अपनी वित्तीय जिम्मेदारी से उस मुश्किल काम से भाग रहा होता है। लोग अपनी दिनचर्या को अनावश्यक कामों से भर लेते हैं ताकि असली मुद्दे का सामना न करना पड़े। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है चौथी बाधा, हमारी बुरी आदतें। यहाँ एक बहुत ही विवादित बिंदु सामने आता है। किताब कहती है कि हमारी सबसे बुरी आदत है खुद को भुगतान करने से पहले दूसरों को भुगतान करना। हाँ, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ये बात मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अगर महीने की शुरुआत में मेरे घर का बिजली का बिल, फोन का बिल या क्रेडिट कार्ड का बिल ड्यू है, तो मैं उन्हें चुकाने से पहले वो पैसा अपने एसेट कॉलम में कैसे डाल सकता हूँ? ये सवाल सब पूछते हैं। मतलब क्या ऐसा करना मुझे डिफॉल्टर नहीं बना देगा? क्या मैं कानूनी और आर्थिक मुसीबत में नहीं फंस जाऊंगा? देखिए, ये विचार सतह पर बहुत अजीब और गैर जिम्मेदाराना लगता है, लेकिन इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? इसे ध्यान से समझिए। खुद को पहले भुगतान करें का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिल न भरें या डिफॉल्टर बन जाएं। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आपकी आय आती है तो सबसे पहले अनिवार्य रूप से उसका एक निश्चित हिस्सा अपने निवेश या एसेट्स के लिए अलग निकाल लें। मतलब उसे ऐसे मान लें जैसे वो सरकार का टैक्स है जो कटना ही है। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन अगर वो हिस्सा निकालने के बाद मेरे पास बिल चुकाने के लिए पैसे कम पड़ गए तो फिर क्या होगा? और यहीं पर वो जादू होता है। अगर पैसे कम पड़ गए तो लेनदारों का दबाव आप पर पड़ेगा, फोन कॉल्स आएंगे, बिल की डेडलाइन का तनाव बढ़ेगा। तो इसमें जादू क्या है या तो टेंशन है? ये बाहरी दबाव आपको उस व्यस्त रहने वाले आलस्य से झकझोर कर बाहर निकाल देगा। अरे बाप रे, तो हम जानबूझकर अपने ऊपर एक कृत्रिम दबाव बना रहे हैं। हाँ, ये दबाव आप दिमाग को मजबूर करेगा कि वो कोई रचनात्मक तरीका सोचे, शायद कोई नया साइड बिजनेस, कोई नई फ्रीलांस स्किल या एक्स्ट्रा काम, ताकि हम वो अतिरिक्त पैसा कमा सकें और अपने बिल भर सकें। बिल्कुल। अगर आप हमेशा पहले दूसरों के बिल भर देंगे तो आपके पास खुद के निवेश के लिए कभी कुछ बचेगा ही नहीं। और हमारा दिमाग कभी भी अपनी क्षमता से ज्यादा सोचने की जहमत नहीं उठाएगा। ये तो सच में अपनी वित्तीय मांसपेशियों को तोड़ने और फिर से जोड़ने जैसा है ना? जैसे जिम में होता है, आप दर्द सहते हैं ताकि मजबूत बन सके। सही कहा। और पांचवी बाधा है अहंकार। ये मान लेना कि मुझे तो सब कुछ पता है। हाँ, अहंकार अज्ञानता को छुपाने का सबसे आम तरीका है। जब हम ये मान लेते हैं कि हमें कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। वित्तीय दुनिया हर दिन बदल रही है। बिल्कुल। जो नियम कल काम करता था वो आज शायद न करे। इसलिए हमेशा एक छात्र बने रहना सबसे जरूरी है। जब आप सोचते हैं कि आप सब जानते हैं, आप सीखना बंद कर देते हैं और वहीं से आप रैट रेस में वापस गिर जाते हैं। तो अगर हम इस पूरी डीप डाइव का मुख्य निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि वित्तीय स्वतंत्रता केवल नंबरों या बैंक बैलेंस का खेल नहीं है। तो क्या है? ये पूरी तरह से पहचान और मनोविज्ञान का खेल है। हमें पैसे को देखने का अपना नजरिया बदलना होगा। बिल्कुल। हमें अपनी लायबिलिटीज यानी उन चीजों को घटाना होगा जो हर महीने हमारी जेब में छेद कर रही हैं। हाँ, और अपनी ऊर्जा, अपना समय उन एसेट्स को बनाने में लगाना होगा जो हमारी जगह काम कर सकें। पैसे के लिए काम करने वाले एक डरपोक कर्मचारी की मानसिकता को छोड़ना होगा और उस निवेशक या मालिक की मानसिकता को अपनाना होगा जहां आपका पैसा आपके लिए काम पर लग जाए। ये एक बहुत ही सशक्त संदेश है, लेकिन जाते जाते एक विचार है जिस पर आज गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या? अगर हम इस किताब के संदेश को समाज के थोड़े बड़े नजरिए से देखें, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली, हमारे बैंक, हमारा कॉर्पोरेट ढांचा, ये सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान एक आदर्श आज्ञाकारी कर्मचारी बने। ये सच है। दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था इसी मॉडल पर टिकी है कि लोग काम करें, सैलरी पाएं और उसे खर्च करें। तो जरा सोचिए, अगर आज की पूरी पीढ़ी अचानक से ये तय कर ले कि वो इस चूहा दौड़ का हिस्सा नहीं बनेगी, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अगर हर इंसान नौकरी सिर्फ इसलिए करे ताकि वो अपना एसेट कॉलम खड़ा कर सके और फिर नौकरी छोड़ दे, हाँ, अगर हर कोई केवल मालिक बनने और एसेट्स बनाने पर ध्यान दे, तो दुनिया के इस आर्थिक ढांचे का क्या होगा? सोचने वाली बात है। क्या ये सिस्टम ऐसे लोगों को स्वीकार कर पाएगा जो इसके बनाए नियमों से खेलने से इनकार करते हैं, या फिर ये पूरा सिस्टम ही ढह जाएगा? इस सवाल को अपने दिमाग में घूमने दीजिए। आज की डीप डाइव यहीं खत्म होती है। पैसे की रेस में भागने से पहले ये जरूर